हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करवाने के लिए नंबर 1 यूट्यूब चैनल है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो जाएँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि इस चैनल का जो भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से किया जाएगा। स्टडी मटेरियल में आपको सभी सब्जेक्ट्स का चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। तो चलिए इस वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें हम आपको कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान, जो कि सामाजिक विज्ञान का एक भाग है भूगोल जियोग्राफी, उसका पहला पार्ट भारत संसाधन एवं उपयोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। यह वीडियो इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है और इसमें हम आपके साथ इस चैप्टर का 25 लघु उत्तरीय क्वेश्चंस को पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन अर्थात इसके बचाव और रख रखाव से आप क्या समझते हैं? तो संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही संरक्षण कहलाता है, क्योंकि किसी भी संसाधन को बनने में लाखों वर्षों का समय लगता है। इसके विपरीत संसाधन प्रबंधन एक जटिल प्रक्रिया है। इसे उत्पादन से लेकर उपभोग तक शामिल किया जाता है। जो संसाधन होता है, खनिज संसाधन, उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसको संरक्षण करना एवं प्रबंधन करना। क्या इससे आप क्या समझते हैं? संरक्षण करने से और प्रबंधन करने से, अर्थात उसके संरक्षण सुरक्षित रखने से। तो आपको पता है कि संसाधन जो है समाप्त होने वाली चीज़ है, अर्थात ये लाखों वर्षों में बनते हैं और यह समाप्त भी हो सकती है। इसलिए संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही संरक्षण कहलाता है, क्योंकि किसी भी संसाधन को बनने में लाखों वर्षों तक का समय लगता है। इसके विपरीत संसाधन प्रबंधन एक जटिल प्रक्रिया है और इसे उत्पादन से लेकर उपभोग तक शामिल किया जाता है। खनिजों के आर्थिक महत्व पर वर्णन करें। जो खनिज होते हैं उनका आर्थिक महत्व क्या है, उसके आर्थिक महत्व का वर्णन करें। तो खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसका निश्चित आंतरिक संरचना है। हमारे जीवन में खनिजों का विशेष आर्थिक महत्व। औद्योगिक उत्पादन के लिए खनिज एक आधारभूत जरूरत होती है। इसके अभाव में न तो किसी उद्योग एवं न किसी राष्ट्र के विकास की कल्पना की जा सकता है। जो खनिज होते हैं उन खनिज का आर्थिक महत्व यह है कि इनके इनके अभाव से न तो किसी उद्योग और न ही किसी राष्ट्र का विकास की कल्पना की जा सकती है। और यह खनिज एक प्रकार की प्राकृतिक रूप में विद्यमान समरूप तत्व है जिसका निश्चित आंतरिक संरचना है। हमारे जीवन में खनिजों का विशेष आर्थिक महत्व। औद्योगिक उत्पादन के लिए खनिज एक आधारभूत जरूरत है। इसके अभाव में न तो किसी उद्योग और न ही किसी राष्ट्र के विकास की कल्पना की जाती है। इसलिए खनिजों का आर्थिक महत्व बहुत ही जरूरी है। अधात्विक खनिज किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाएं। जो अधात्विक खनिज होता है वह अधात्विक खनिज किसे कहा जाता है, और अधात्विक खनिज का उदाहरण भी दें। तो वैसे खनिज जिनमें धातु अंश का अभाव होता है, अर्थात उनमें धातु का अंश नहीं होता है, उसे अधात्विक खनिज कहा जाता है। और भंगुर प्रकृति के होते हैं, अधात्विक खनिज कहलाते हैं। इन पर चोट मारने पर ये टूट जाते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में दिया गया उदाहरण में डोलामाइट, हीरा, अभ्रक चूना इत्यादि इसी के उदाहरण हैं। इनमें लास्टमन का सर्वाधिक औद्योगिक महत्व है, क्योंकि इनमें धातु का अंश नहीं होता है। तो अधात्विक खनिज में आपको सिर्फ इतना समझना है कि वैसा खनिज जिसमें धातु का अंश नहीं होता है उसे अधात्विक खनिज कहते हैं। और इन पर चोट मारने पर ये टूट जाते हैं, जैसे कि डोलामाइट, हीरा, अभ्रक, चूना पत्थर इत्यादि इसी के उदाहरण है, अर्थात अधात्विक खनिज के उदाहरण हैं। इनमें लाइमस्टोन का सर्वाधिक औद्योगिक महत्व है। धात्विक खनिज के दो प्रमुख पहचान क्या है? इससे पहले क्वेश्चन में आपने अधात्विक खनिज को पढ़ा कि अधात्विक खनिज वैसा खनिज होता है जिसमें धातु का अंश नहीं पाया जाता है। लेकिन इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धात्विक खनिज। तो धात्विक खनिज का हम आपको डेफिनेशन बता दें कि वैसा खनिज जिसमें धातु का अंश पाया जाता है उसे धात्विक खनिज कहा जाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जा सकते हैं। तो यह क्वेश्चन है कि धात्विक खनिज के दो प्रमुख पहचान क्या है, कि आप कैसे पहचानेंगे कि यह धात्विक खनिज है। तो धात्विक खनिज के दो पहचान निम्नलिखित हैं। पहला, इनको गलाने पर धातु की प्राप्ति होती है, क्योंकि हमने आपको बताया धात्विक खनिज में धातु का अंश पाया जाता है, इसलिए जब धात्विक खनिज को गलाया जाता है तो इसमें धातु की प्राप्ति होती है और इसे पीट कर तार बनाए जा सकते हैं।
तो अगर आपको किसी खनिज को पहचानना है कि ये धात्विक खनिज है या नहीं, तो इसकी पहली पहचान आप उसको गलाकर कर सकते हैं। अगर उसको गलाने पर धातु की प्राप्ति होती है तो वह धात्विक खनिज होगा, और अगर इसे पीट कर तार बनाए जा सकते हैं फिर भी वह धात्विक खनिज ही होगा। तो यही धात्विक खनिज की दो प्रमुख पहचान है। खनिजों की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। खनिजों की क्या विशेषताएं होती है, इन विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। खनिज सभ्यता संस्कृति के आधार स्तंभ है। इनके बगैर उद्योगों का विकास नहीं किया जा सकता है। चट्टानों के निर्माणों में इनकी भूमिका होती है। 2000 से भी अधिक खनिजों की पहचान हो चुकी है, पर इनमें 30 खनिज का आर्थिक दृष्टि से विशेष महत्व है। धातु की उपलब्धता के आधार पर खनिज दो प्रकार के होते हैं। जो खनिज होते हैं उनकी विशेषताएं क्या है, इसके उल्लेख में आपको बताया गया कि खनिज जो होती है वह संस्कृति का आधार स्तंभ है, क्योंकि इनके बगैर किसी भी उद्योग का, किसी भी कारखाना का विकास संभव नहीं किया जा सकता है। चट्टानों के निर्माण में इनकी बहुत भूमिका होती है, इनकी भूमिका होती है। 2000 से भी अधिक खनिजों की पहचान हो चुकी है, लेकिन इनमें से 2000 में से 30 खनिज ऐसे खनिज हैं जिनका आर्थिक दृष्टि से बहुत ही विशेष महत्व है। और धातु की उपलब्धता के आधार पर जो खनिज होते हैं वे दो प्रकार के होते हैं। मैंगनीज के उपयोग पर प्रकाश डालिए। जो मैंगनीज होता है, हमने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पढ़ाया था कि मैंगनीज का उत्पादन सबसे अधिक उड़ीसा राज्य में होता है। इसलिए अगर आपने जियोग्राफी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक जियोग्राफी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट में जाकर इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के वीडियो को भी देख सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि मैंगनीज के उपयोग पर प्रकाश डालिए। तो मैंगनीज एक अत्यंत उपयोगी खनिज पदार्थ है। जो मैंगनीज है यह एक प्रकार का खनिज पदार्थ है और यह बहुत ही उपयोगी है। इस्पात निर्माण सहित अनेक मिश्र धातु निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त सूखा सेल बनाने में, फोटोग्राफी में, चमड़ा एवं माचिस उद्योग सहित रंग रोगन को तैयार करने में भी यह उपयोगी है। तो मैंगनीज का क्या क्या उपयोग है, इस बात को एक क्वेश्चन में बताया गया है कि मैंगनीज एक अत्यंत उपयोगी खनिज पदार्थ है। इस्पात निर्माण सहित अनेक मिश्र धातु निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसे सूखा सेल बनाने में उपयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में मैंगनीज का उपयोग किया जाता है। चमड़ा एवं माचिस उद्योग सहित रंग रोगन तैयार करने में भी मैंगनीज का ही उपयोग किया जाता है। इसलिए मैंगनीज का उपयोग पर यही प्रकाश डाल दिया गया है कि मैंगनीज के उपयोग किन किन चीज़ों में होते हैं, इसी को इसमें बताना है। मोनाजाइट भारत में कहाँ कहाँ उपलब्ध है। जो मोनाजाइट खनिज है यह खनिज भारत में कहाँ कहाँ उपलब्ध है। तो मोनाजाइट केरल राज्य में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा आदि राज्यों के तटीय भागों में इस खनिज का उत्खनन हो रहा है। तो सबसे पहले मोनाजाइट जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है वह केरल में पाया जाता है, अर्थात केरल राज्य में मोनाजाइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और इसके अतिरिक्त यह मोनाजाइट तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्यों के तटीय भागों में भी पाया जाता है और इस खनिज का भी उत्खनन हो रहा है, अर्थात इन सभी को अभी खनन करके निकाला जा रहा है। जलोढ़ मृदा से आप क्या समझते हैं? इस मृदा में कौन कौन सी फसलें उगाई जा सकती है? जो जलोढ़ मृदा होती है उस मृदा से आप क्या समझते हैं? और इस मृदा में अर्थात इस मिट्टी में कौन कौन सी फसलें उगाई जा सकती हैं? तो वैसी मिट्टी जिनका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए तल छठ के निक्षेप से होता है जलोढ़ मृदा कहलाती है। सबसे पहले जलोढ़ मृदा किसे कहते हैं यह बात आपको समझना है। तो वैसी मिट्टी अर्थात वैसी मृदा जिसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए तलछट के निक्षेप से होता है वही मृदा जलोढ़ मृदा कहलाती है। इस मिट्टी में पोटास एवं चूने की अधिकता होती है तथा नाइट्रोजन एवं हामोस की कमी होती है। यह मिट्टी धान, गेहूं, गन्ना एवं दलहन के लिए काफ़ी उपयोगी है। इसके साथ ही इस मिट्टी में आलू एवं विभिन्न प्रकार की सब्जियां भी काफ़ी मात्रा में उत्पादित किए जाते हैं। जो जलोढ़ मृदा है यह बहुत ही महत्वपूर्ण मिट्टी है, क्योंकि इस मिट्टी में पोटास एवं चूने की अधिकता होती है तथा नाइट्रोजन एवं हामोस की कमी होती है, जिस कारण इस मिट्टी में धान, गेहूं, गन्ना एवं दलहन के लिए यह बहुत ही उपयोगी है। और इसके साथ इस मिट्टी में आलू एवं विभिन्न प्रकार की सब्जियों का भी उत्पादन किया जा सकता है। इसलिए जलोढ़ मृदा बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है और इसमें कौन कौन सी फसलें उगाई जा सकती हैं, तो आप फसल देख लिए होंगे कि धान, गेहूँ, गन्ना, दलहन एवं अनेक प्रकार की सब्जियां भी जलोढ़ मृदा में उगाई जा सकती है। भूसरण से आप क्या समझते हैं? इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। यह क्वेश्चन दो तरीकों से पूछा जा सकता है कि भूसरण से आप क्या समझते हैं और भूक्षरण किसे कहते हैं। तो मृदा का अपने स्थान से विविध क्रियाओं द्वारा स्थानांतरित होना ही सरण कहलाता है। यह भूसरण कई प्राकृतिक कारकों
यथा गतिशील जल 147 हिमानी तथा सामुद्रिक लहरों द्वारा नियंत्रित तथा प्रभावित होती है। जो भूक्षरण होता है, इस भूक्षरण में आपको सिर्फ इतना समझना है कि मृदा का जो अपना स्थान है और अपने स्थान से वह विविध क्रियाओं द्वारा स्थानांतरित होकर किसी दूसरे स्थान पर चली जाती है, इसी को भूक्षरण कहा जाता है। यह भूक्षरण कई प्राकृतिक कारकों यथा गतिशील से जल से भी यह हो सकता है भूक्षरण, 147 हिमानी तथा समुद्रिक लहरों के द्वारा भी भूक्षरण हो सकता है, द्वारा नियंत्रित एवं प्रभावित होती है। जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्यों का नाम बताएं। जिस प्रकार आपने जलोढ़ मृदा किसे कहते हैं आपने पढ़ लिया इससे पहले वाले क्वेश्चन में, और जलोढ़ मृदा में कौन कौन सी फसल लगाई जाती है, इन क्वेश्चन को भी आप इसका आंसर भी दे सकते हैं। लेकिन इसमें से एक बात अधिक पूछा जा रहा है कि जलोढ़ मृदा का विस्तार किन किन राज्यों में, उन राज्यों का भी नाम बताएं। तो अगर आप इन क्वेश्चन को सिर्फ अच्छे से समझ लीजिएगा, तो एक क्वेश्चन को आप समझ लीजिएगा तो आपसे 2 या 3 क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। तो जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्य हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम बंगाल तथा असम। इन सभी राज्यों में जलोढ़ मृदा का विस्तार है और इस मृदा में गन्ना, चावल, मक्का, दलहन जैसी फसलें उगाई जाती है और अनेक प्रकार की सब्जियां भी उगाई जा सकती हैं, जो आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ लिया है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्यों का नाम बताएं। तो जलोढ़ मृदा का विस्तार है उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम बंगाल तथा असम में, और इस मृदा में गन्ना, चावल, मक्का, दलहन जैसी फसलें उगाई जा सकती है। मृदा निर्माण के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? जो मृदा निर्माण है अर्थात मिट्टी का निर्माण, इसका जो मुख्य घटक है वह कौन कौन सा है? तो मृदा निर्माण के 5 मुख्य घटक हैं। स्थानीय जलवायु, विपुरावर्ती चट्टानें एवं खनिज खंड, 3 वनस्पति एवं जीव, चौथा भू आकृतियों एवं ऊंचाई तथा 5वां मृदा निर्माण में लगा समय। भूमृदा के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? तो भूमृदा के मुख्य 5 घटक हैं। इसका पहला घटक है स्थानीय जलवायु, दूसरा घटक है पूर्ववर्ती चट्टानें एवं खनिज खंड, तीसरा घटक है वनस्पति एवं जीव और चौथा घटक है भू आकृतियों एवं ऊंचाई तथा मृदा निर्माण में लगा समय। ये सभी के सभी मृदा निर्माण के मुख्य घटक हैं। खादर मिट्टी तथा बांगर मिट्टी में अंतर स्पष्ट करें। यह भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी में अंतर स्पष्ट करें, अर्थात खादर मिट्टी क्या होती है और बांगर मिट्टी क्या होती है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि नवीन एवं उपजाऊ मिट्टी को खादर कहा जाता है। जो नवीन एवं उपजाऊ मिट्टी होती है उस मिट्टी को खादर मिट्टी कहा जाता है। और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी या जलोढ़ मृदा किसे कहते हैं इससे पहले आपने समझ लिया होगा। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। नवीन एवं उपजाऊ मिट्टी को खादर कहा जाता है और पुरानी एवं जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। खादर मिट्टी में, जो खादर मिट्टी होती है उस मिट्टी में बाढ़ का प्रभाव होता है। खादर मिट्टी में बाढ़ का प्रभाव होता है और बांगर मिट्टी में बाढ़ का प्रभाव नहीं होता है। उत्तरी बिहार एवं गंगा का मैदान इसका उदाहरण है, अर्थात उत्तरी बिहार और गंगा के मैदान में यह खादर मिट्टी ही है, इसीलिए यह इस चीज़ का उदाहरण है। महाराष्ट्र एवं पंजाब की भूमि इसका उदाहरण है, अर्थात महाराष्ट्र और पंजाब की भूमि में बांगर की मिट्टी है, इसीलिए महाराष्ट्र एवं पंजाब इसका उदाहरण है। तो आपको इसमें समझना है कि खादर मिट्टी, नवीन एवं उपजाऊ मिट्टी को खादर मिट्टी कहा जाता है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहा जाता है। खादर मिट्टी बाढ़ से प्रभावित होता है और बांगर मिट्टी का बाढ़ से प्रभाव नहीं होता है। उत्तरी बिहार एवं गंगा का मैदान इसका उदाहरण है एवं महाराष्ट्र एवं पंजाब बांगर मिट्टी का उदाहरण है। तो बांगर मिट्टी तथा खादर मिट्टी में क्या क्या अंतर है, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा संरक्षण के कोई प्रभावी उपाय बताएं। जो मृदा संरक्षण अर्थात मिट्टी का बचाव हम किस प्रकार कर सकते हैं उसका कोई प्रभावी उपाय बताएं। तो इसका जो पहला उपाय है मृदा संरक्षण के प्रभावी उपाय निम्नलिखित हैं। पहला, फसल चक्रण पद्धति अपनाकर मृदा के पोषीय स्तर को बरकरार रखा जा सकता है, अर्थात चक्रण पद्धति को अपनाकर हम लोग मृदा के पोषणीय स्तर को बरकरार रख सकते हैं और रासायनिक उर्वरक की जगह जैविक या कंपोस्ट खाद का उपयोग करके मृदा का संरक्षण किया जा सकता है। अर्थात जो रासायनिक उर्वरक होता है, रासायनिक खाद होता है, उसकी जगह अगर हम लोग जैविक या फिर कंपोस्ट खाद का उपयोग करेंगे तो फिर भी मृदा का संरक्षण किया जा सकता है। तो इन दोनों उपाय के माध्यम से हम लोग मृदा संरक्षण को कर सकते हैं। फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है? मृदा संरक्षण का पहला पॉइंट ही इससे पहले वाले आपने क्वेश्चन में पढ़ा कि अगर हम लोग फसल चक्रण करते हैं तो मृदा को संरक्षित कर सकते हैं। तो जो फसल चक्रण है वह मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है?
फसल चक्रण द्वारा मृदा के पोषण स्तर को बरकरार रखा जा सकता है। गेहूं, चावल, मक्का, आलू आदि के लगातार उगाने से मृदा में पोषक तत्व की कमी हो जाती है। इसे तिलहन एवं दलहन की खेती से पुनः प्राप्त किया जा सकता है। अगर आप किसी खेत में लगातार गेहूं, चावल, मक्का, आलू लगा रहे हैं तो उस मृदा का जो पोषक तत्व होगा उसमें कमी हो जाएगी। लेकिन अगर आप उसमें तिलहन एवं दलहन की खेती कर देंगे तो उसमें पुनः वह चीज़ प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात उसको फिर से पोषण स्तर को बरकरार रखा जा सकता है। इससे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, इसलिए फसल चक्रण से मृदा संरक्षण में मदद मिलती है। फसल चक्रण से मृदा संरक्षण में यह मदद मिलती है कि अगर आप अलग अलग फसल को लगाइएगा तो उसका जो पोषण स्तर रहेगा वह बरकरार रखा जा सकता है। समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं? यह एक प्रकार का कृषि का प्रकार है, समोच्च कृषि। तो इस समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं, अर्थात समोच्च कृषि क्या है? जो पर्वतीय क्षेत्रों या ढलानों पर वृत्ताकार रूपों में खेतों की जुताई कर कृषि कार्य किया जाता है, तो उसकी आकृति समोच्च रेखा की तरह दिखाई पड़ती है। इस प्रकार से खेतों के पोषणीय तत्व जलों के साथ नहीं बहते हैं और मृदा की उर्वरता बनी रहती है। तो समोच्च कृषि में आपको सिर्फ इतना समझना है कि अगर आपने समोच्च रेखा को पढ़ा होगा तो जो पर्वतीय क्षेत्रों या ढलानों पर वृत्ताकार रूप में खेत की जुताई कर दी जाती है और उस पर कृषि कार्य किया जाता है, तो उसकी जो आकृति होती है वह समोच्च रेखा की तरह दिखाई पड़ती है और इसलिए उसे समोच्च कृषि कहा जाता है। और इस प्रकार के खेतों के पोषणीय तत्व जो होते हैं वे जलों के साथ नहीं बहते हैं और मृदा की उर्वरता जो होती है वह हमेशा बनी रहती है। चिपको आंदोलन का वर्णन करें। चिपको आंदोलन को हमने आपको बहुत बार पढ़ाया है, यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था, किसके द्वारा हुआ था और क्यों किया गया था, इन तीनों बात को आपको जरूर ध्यान में रखना है। तो इन तीनों बात को इस क्वेश्चन में बताया गया है। चिपको आंदोलन का वर्णन करें। तो चिपको आंदोलन का नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के टेहरी गढ़वाल पर्वतीय जिलों में अनपढ़ जनजातियों द्वारा सन 1972 में यह आंदोलन चलाया गया था। तो आपको इसमें तीन बातों को ध्यान रखना है कि चिपको आंदोलन को उत्तर प्रदेश राज्य में चलाया गया था। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1972 ईस्वी में हुई थी। चिपको आंदोलन का नेतृत्व अर्थात चिपको आंदोलन को सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चलाया गया था। तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के टेहरी गढ़वाल पर्वतीय जिलों में अनपढ़ जनजातियों द्वारा 1972 में यह आंदोलन चलाया गया था। इस आंदोलन में स्थानीय लोग हरे भरे पेड़ पौधों को कटने से बचाने के लिए अपने आगोश में घेर कर इसकी रक्षा करते थे। अर्थात जो चिपको आंदोलन है उसमें पेड़ को काटा जा रहा था और ये जो टेहरी गढ़वाल पर्वतीय जिलों में अनपढ़ जनजाति रहते थे वे इन हरे भरे पेड़ों को कटने से बचाने के लिए आगोश में घेर कर इसकी रक्षा करते थे और इसी आंदोलन को चिपको आंदोलन का नाम दिया गया, जिसका नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा 1972 ईस्वी में किया गया था। वन का पर्यावरणीय महत्व का वर्णन कीजिए। जो वन होते हैं उनका पर्यावरणीय महत्व क्या है, इस महत्व का वर्णन कीजिए। तो वन प्रकृति का अनुपम उपहार है। जो वन है अर्थात जो जंगल है वह प्रकृति का बहुत ही अनुपम उपहार है, जिसके आंचल में मानव आदिकाल से पोषित होता रहा है। वन जलवायु का सच्चा मानक है। एक तरफ वन की भूमि जल का अवशोषण कर बाढ़ के खतरे को रोकती है तो दूसरी तरफ अच्छा वर्षा भी कराती है। यह अन्य प्राणियों को आश्रय प्रदान करती है तथा वन्य प्राणियों के साथ ही मानव को भी अनेक आवश्यक जीवनदायिनी वस्तुएं देती है। जीवमंडल में जीवों और जलवायु को संतुलन स्थिति प्रदान कर संतुलित पारिस्थितिक तंत्र के निर्माण में सर्वाधिक योगदान देता है। जो वन होती है इसका पर्यावरण महत्व यह है कि जो वन होती है यह वन एक तरफ तो भूमि जल का अवशोषण कर लेती है और बाढ़ के खतरे से हम लोगों को बचा लेती है और दूसरी तरफ बहुत ही अच्छा वर्षा कहलाती है। यह वन्य प्राणियों को आश्रय प्रदान करती है तथा जीव जंतुओं को आश्रय प्रदान करती है तथा वन्य प्राणियों के साथ साथ मानव को भी अनेक आवश्यक जीवनदायिनी वस्तुएं भी देती है, क्योंकि हम लोगों को वन से बहुत सारी ऐसी औषधि तथा वस्तुएं प्राप्त होती है जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीवमंडल में जीवों और जलवायु को संतुलित स्थिति प्रदान कर संतुलित पारिस्थितिक तंत्र का भी निर्माण करने में सर्वाधिक योगदान वन का ही होता है, इसलिए वन का पर्यावरण महत्व बहुत ही ज़्यादा है। पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है? जो पेट्रोलियम होता है उस पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण किया जाता है? तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि पेट्रोलियम का रूप पेट्रोल और डीजल होता है, लेकिन इसमें आपको डिटेल से बताना है कि पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है। पेट्रोलियम एक शक्ति संसाधन है जिसका हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है।
इसका मुख्य उपयोग यातायात के साधनों में ईंधन के रूप में होता है, जो हमने आपको बता दिया कि यातायात के साधनों में ईंधन के रूप में पेट्रोल और डीजल में होता है। इसके अलावा औद्योगिक मशीनों में स्नेहक के रूप में होता है। पेट्रोलियम का उपयोग वस्त्र, उर्वरक, रसायन उद्योग, कीटनाशक दवा एवं कृत्रिम रबर बनाने में भी किया जाता है। अगर आप स्नेहक नहीं समझ रहे होंगे तो जो स्नेहक होता है, स्नेहक ग्रीस को कहा जाता है। जिस प्रकार ग्रीस जो होता है वह औद्योगिक मशीनों के रूप में उसका प्रयोग होता है। पेट्रोलियम का उपयोग वस्त्र, उर्वरक, रसायन उद्योग, कीटनाशक दवा एवं कृत्रिम रबर बनाने में भी किया जाता है। तो ये सभी थे पेट्रोलियम का किन किन वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। तो पेट्रोलियम से बहुत सारी अनेक वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। सबसे पहला इसका जो मुख्य उपयोग होता है वह यातायात के साधनों में ईंधन के रूप में होता है। इसके अलावा औद्योगिक मशीनों के रूप में स्नेहक के रूप में होता है। पेट्रोलियम का उपयोग वस्त्र, उर्वरक, रसायन उद्योग, कीटनाशक दवा एवं कृत्रिम रबर बनाने में भी किया जाता है। जैव और अजैव संसाधनों में आप क्या समझते हैं? जैव और अजैव संसाधनों में आप क्या समझते हैं? यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 5 नंबर का भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को 2 वर्गों में बांटा गया है। इसको आपको पूरा कंप्लीटली समझना पड़ेगा कि जो उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को 2 वर्गों में बांटा गया है, पहला जैव संसाधन और दूसरा अजैव संसाधन। अब हम आपको जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं उसके बारे में बताते हैं। सबसे पहला है जैव संसाधन। तो जीव मंडल में विद्यमान जीव जैसे पक्षी, मछलियाँ, पेड़ पौधे तथा स्वयं मनुष्य जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। इनमें अनुकूल प्राकृतिक परिस्थितियों में संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है और ये सजीव होते हैं। इनमें वृद्धि की प्रक्रिया चलती रहती है। जैव प्रक्रिया में आपको सिर्फ जैव संसाधन में आपको सिर्फ इतना समझना है कि वैसा संसाधन जो सजीव होती हैं और सजीव जैसे कि पक्षी होता है, मछली होता है, पेड़ पौधा होता है तथा हम लोग स्वयं मनुष्य होते हैं, तो उन संसाधनों को जैव संसाधन कहा जाता है। और ये संसाधन संतान उत्पन्न करने की क्षमता, इन संसाधनों के पास संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है और ये सजीव होते हैं। इनमें वृद्धि की प्रक्रिया जो होती है वह चलती रहती है। और इसके बाद है अजैव संसाधन। अजैव संसाधन वैसा संसाधन जो निर्जीव होते हैं। तो वातावरण में पाए जाने वाले सभी निर्जीव पदार्थ जैसे कि खनिज, चट्टानें, मिट्टी, नदियाँ, पर्वत इत्यादि अजैविक संसाधन कहलाते हैं। इनमें वृद्धि नहीं होती है और इनके उपयोग से इनका जो भंडार होता है वह समाप्त हो जाता है। जिस प्रकार पेट्रोलियम और अन्य प्रकार की बहुत सारी खनिजें होती हैं, अगर आप उनका उपयोग बहुत अधिक करेंगे तो इनमें इनकी वृद्धि नहीं होती है इनमें, और इनका उपयोग से जो होता है इनका भंडार भी धीरे धीरे समाप्त होता जाता है। तो जैव संसाधन और अजैव संसाधन में आपको सिर्फ 2 बातों को समझना है कि अजैव संसाधन में निर्जीव संसाधन होते हैं जैसे कि खनिज, चट्टानें, मिट्टी, पर्वत, नदियाँ इत्यादि, और जैव संसाधन में सजीव सजीव संसाधन होते हैं जैसे कि मनुष्य, पेड़ पौधे, मछलियाँ, जीव जंतु, और इनमें संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है और इनमें वृद्धि जो होती है वह लगातार बढ़ती रहती है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका, स्पष्ट कीजिए। संसाधन के निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका, इस बात को स्पष्ट कीजिए। तो आज के वैज्ञानिक युग में तकनीक का महत्वपूर्ण स्थान है। तकनीक के बल पर प्राकृतिक संसाधनों की कमी होने पर कोई देश विकसित देशों की पंक्ति में खड़ा हो सकता है। उदाहरण के लिए जापान को लिया जा सकता है। प्राकृतिक संसाधन की कमी के बावजूद इस देश ने अपनी तकनीक एवं विवेक के आधार पर स्वयं को विकसित देशों की श्रेणी में ला खड़ा लिया है। इससे संसाधन निर्माण में तकनीक की भूमिका स्पष्ट हो जाती है। इसमें पूछा जा रहा है तकनीक। तकनीक से आप क्या समझ रहे हैं? तकनीक कहा जाता है टेक्निकल नॉलेज को। तो टेक्निकल नॉलेज का संसाधन निर्माण में क्या भूमिका, इस बात को बताना है। तो आज का जो वैज्ञानिक युग है इसमें तकनीक का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि तकनीक के बल पर प्राकृतिक संसाधनों की कमी होने पर भी विकसित देशों की पंक्ति में वह देश खड़ा हो सकता है। जैसे कि उदाहरण में बताया गया कि जापान एक ऐसा देश है जिसमें प्राकृतिक संसाधन की बहुत अधिक कमी है, और बहुत अधिक कमी के बावजूद भी इस देश ने अपनी तकनीक अर्थात अपनी टेक्निकल नॉलेज और विवेक के आधार पर स्वयं को इतना विकसित कर दिया है और विकसित देशों की श्रेणियों में यह अपने आप को खड़ा कर लिया है। इससे संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है यह बात स्पष्ट हो जाती है। ऊर्जा संरक्षण के जो ऊर्जा संसाधन है उसके संरक्षण के उपाय बताएं कि हम लोग ऊर्जा संसाधन का संरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं। तो ऊर्जा संसाधन के संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। इसका जो पहला उपाय है, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों को अधिक उपयोग में लाना चाहिए। जो ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत होता है उसको अधिक उपयोग में लाना चाहिए, जिससे परंपरागत ऊर्जा के स्रोत का भंडार बचाया जा सकता है। और इसका दूसरा उपयोग है
अनावश्यक उपयोग को कम करना चाहिए, अर्थात जब उपयोग आवश्यक ना हो तो उस उपयोग को नहीं करना चाहिए। सार्वजनिक परिवहन का ही उपयोग किया जाना चाहिए। जो सार्वजनिक परिवहन होता है उसी का उपयोग किया जाना चाहिए, निजी परिवहन का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। खान से कोयला और पेट्रोलियम निकालने के लिए तकनीक को विकसित करना चाहिए, जिससे कि खनन के समय बड़ी मात्रा में ईंधन नष्ट न हो पाए। जो खान होता है उन खानों से कोयला और पेट्रोलियम को निकालने के लिए तकनीक अर्थात किसी टेक्निक का विकसित करना चाहिए, जिससे कि खनन के समय अर्थात इसको निकालते समय बड़ी मात्रा में जो ईंधन है वह नष्ट न हो पाए। और जहाँ तक संभव हो बिजली बचाने का प्रयास करें। ऊर्जा की बचत ही संरक्षण है, क्योंकि अगर आप बिजली बचाते हैं तो इसी बिजली के बचाने से संरक्षण किया जा सकता है। तो ये 5 उपाय बताए गए थे कि ऊर्जा संसाधन के संरक्षण के क्या क्या उपाय हैं। तो ऊर्जा संसाधन का संरक्षण आप इन 5 उपायों के जरिए किए कर सकते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में विभिन्न प्रकार के वन क्यों पाए जाते हैं, उनके नाम लिखें और किसी एक का वर्णन करें। इस एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि सबसे पहले भारत में विभिन्न प्रकार का वन क्यों पाया जाता है, और भारत में विभिन्न प्रकार के वनों के नाम लिखें और उनमें से किसी एक वन का वर्णन भी करें, अर्थात एक वन के बारे में विस्तार से बताएं। तो भारत में धरातलीय स्वरूप में अंतर, मिट्टी और जलवायु की विविधता के कारण विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के वन होने का कारण यह है क्योंकि भारत का धरातलीय स्वरूप में अंतर है, यहाँ की मिट्टी अलग अलग है, यहाँ की जलवायु में विविधता के कारण ही विविध प्रकार के वन उगते हैं। भारतीय वनों को निम्न प्रकार में बांटते हैं। ये जो 5 प्रकार के वन हैं यह भारतीय वनों का प्रकार है। पहला जो वन है उष्णकटिबंधीय चीड़ रहित वन या फिर सदाबहार वन। इस वन को 2 नामों से जाना जाता है, सदाबहार वन या फिर उष्णकटिबंधीय चीड़ रहित वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या पतझड़ वन, शीतोष्ण पर्वतीय वन या कोनधारी वन, डेल्टाई वन या ज्वारीय वन, मरुस्थलीय वन या कंटीले वन। ये 5 ही वन हैं जिन पांचों वन का 2-2 नाम है, और 2-2 नाम में से आप किसी भी एक नाम को भी याद रखिएगा तो भी आप उसका आंसर अगर आप लिखिएगा तो सही आंसर ही कहलाएगा। और इसमें से किसी एक वन को वर्णन करना था, तो हम इसमें से चीड़ रहित वन या फिर सदाबहार वन का वर्णन करते हैं कि जो चीड़ रहित वन होता है, चीड़ हरित वन, वह सघन होते हैं। इनकी लकड़ियाँ कड़ी होती है, अधिक तापमान, अधिक वर्षा और दलदली भागों में उगने के कारण इन्हें काटना और काम में लाना कठिन होता है। एबोनी और महोगनी इन वनों के महत्वपूर्ण वृक्ष हैं। ये वृक्ष का नाम है एबोनी और महोगनी। ये एबोनी और महोगनी जो होता है यह वृक्ष होता है, और यह वृक्ष सदाबहार वन में पाए जाते हैं। इन्हें काटना और काम में लाना कठिन होता है क्योंकि यह अधिक तापमान और अधिक वर्षा और दलदली भागों में उगता है, और यह वन बहुत ही सघन होते हैं और इनकी जो लकड़ियाँ होती है वह बहुत ही कड़ी होती है। तो इस प्रकार आप भारत में विभिन्न प्रकार के वन क्यों पाए जाते हैं, उनका नाम लिखें और किसी का एक वर्णन क्या है, इसको आप समझ गए होंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वन्य जीवों के ह्रास के 4 प्रमुख कारकों का उल्लेख कीजिए। कि जो वन्य जीव है उनका ह्रास किस प्रकार हो रहा है, उसके 4 प्रमुख कारकों के बारे में बताएं। तो वन्य जीवों के ह्रास के निम्न 4 प्रमुख कारक हैं। जो 4 प्रमुख कारकों में आपको बताया गया है कि वन्य प्रदेश के कटने के कारण वन्य जीवों का आवास कम होता जाना, वन्य जीवों का लगातार शिकार किया जाना, कृषि में अनेक रसायनों के प्रयोग ने भी कई वन्य प्राणियों के अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न कर दिया है, प्रदूषण के कारण भी वन एवं वन्य प्राणियों का ह्रास हुआ है। इन 4 कारणों में आपको समझना है कि अगर आप वन अर्थात वन को काटते हैं जिसके कारण वन्य जीवों की आवास में कमी हो जाती है, इस कारण उनका ह्रास हो रहा है। वन्य जीवों का लगातार शिकार किया जा रहा है, इस प्रकार उनका ह्रास हो रहा है। कृषि में ऐसे अनेक अनेक रसायनों का उपयोग किया जा रहा है जो वन्य जीवों के प्राणियों के अस्तित्व पर खतरा बन गया है, और प्रदूषण के कारण भी वन एवं वन्य प्राणियों का ह्रास हो रहा है। निम्नांकित में से संबंध एक एक खनिज का एक नाम लिखें। ये अलग अलग पहाड़ी अर्थात अलग अलग पहाड़ियों का नाम दिया गया है, और पूछा जा रहा है कि इन सभी में से एक एक खनिज का सभी का नाम लिखें। पहला है बाबूदान पहाड़ी, दूसरा है बागरू पहाड़ी, कोलार, दाली राजहरा, घाटशिला, फैलाडीला, कोडरमा और रियासी क्षेत्र। तो सभी का एक एक खनिज में आपको सिर्फ अच्छे से ध्यान में रखना है कि पहला है बाबा बुदन पहाड़ी। बाबा बुदन पहाड़ी में लौह अयस्क होता है, बगरू पहाड़ी में बॉक्साइट होता है, कोलार में सोना पाया जाता है, राजहरा में लौह अयस्क पाया जाता है, घाटशिला में तांबा पाया जाता है,
वैलाडिला में लौह अयस्क पाया जाता है, कोडरमा में अभ्रक पाया जाता है और रियासी क्षेत्र में तांबा पाया जाता है। तो इस प्रकार आप निम्नांकित में संबंध ए के खनिज का नाम को लिखकर अर्थात समझकर याद कर सकते हैं कि कोलार में सोना पाया जाता है, बगरू पहाड़ी में बॉक्साइट पाया जाता है, घाटशिला में तांबा पाया जाता है, कोडरमा में अभ्रक पाया जाता है और रियासी क्षेत्र में तांबा पाया जाता है। इसके बाद आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि लौह अयस्कों के नाम लिखिए कि लौह अयस्क कितने प्रकार के होते हैं और इन लौह अयस्कों के नाम भी लिखें। लौह अयस्कों के नाम लिखें। तो लौह अयस्क मुख्य रूप से 4 रूपों में पाए जाते हैं जो कि निम्न है। पहला हेमाटाइट, दूसरा मैग्नेटाइट, तीसरा लिमोनाइट एवं चौथा अंडेराइट। ये जो चारों के चारों प्रकार हैं ये लौह अयस्क के प्रकार हैं। तो जो लौह अयस्क होते हैं वे मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला हेमाटाइट, दूसरा मैग्नेटाइट, तीसरा लिमोटाइट एवं चौथा लिमोनाइट एवं चौथा अंडेराइट। तो इस प्रकार आपका इस वीडियो में इस चैप्टर का 25 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया गया है, जिन क्वेश्चंस के जरिए आपको पाठ के भी बहुत सारे भाग को कवर कर दिया गया है। और यह वीडियो इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे के भी क्वेश्चंस को कराया जाएगा, जिसको आप जियोग्राफी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के बीच इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें और आप हमारे वीडियोस को लाइक भी ज़रूर करें। इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।